अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल अ सेंट ऑफ राइस ये पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 25 पर आपको ये सबक मिलेगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 ओपन कीजिए और हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है और एक डाटा के मुताबिक 1960 से लेके 2090 तक अगर से हम रिकॉर्ड्स देखें तो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी का 42.77% एग्रीकल्चर से ही आता है। यानी कि हमारी इंडिया की जो इनकम होती है, इंडिया का जो प्रोडक्शन है उससे जो इनकम होती है तो वो 42.77% जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से ही आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नियर अबाउट 120 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की यानी कि तकरीबन 70% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इंगेज करती है, यानी कि एग्रीकल्चरल वर्क करती है। यानी कि चाहे फील्ड पे क्रॉप उगाना या हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स उगाना, फ्लावर्स उगाना या एग्रीकल्चर से रिलेटेड दूसरी चीज़ें जैसे कि कैटल्स पालना, मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उन सभी को हम एग्रीकल्चर में ही कंसिडर करते हैं। तो हमारे इंडिया का 70% ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 120 करोड़ ऑफ पीपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है, यानी कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क और इंडिया की 60% ऑफ पॉपुलेशन वो विलेजेस में रहती है। इसीलिए हम देखते हैं एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के इस जदीद दौर में मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं कि लोग जो हैं अपने विलेजेस से माइग्रेट कर शहर की तरफ आ रहे हैं। गांव में जब वो होते हैं तो उनका ख़ुद का अपना स्पेशियस एक घर होता है, घर में झाड़ होते हैं, आंगन होता है, कई सारे कमरे होते हैं, उनके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है, चाहे वो वेल से लो चाहे वो ट्यूबवेल से यानी कि कुआं से या फिर अपने बाउली से या बोर से, जहाँ से भी हो सकता है। इसके अलावा उनका अपना कुछ ना कुछ वो लोग एक्टिविटी मतलब विलेज एक्टिविटीज़, फार्म एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से लोग शहर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं बेटर वर्क के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर ऑल थ्रू द ईयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, यानी कि उनको बाद में काम की दुश्वारी आती है या फिर उसकी वजह से उन्हें पैसों की क़िल्लत, यानी कि एग्रीकल्चर जो रिटर्न्स होते हैं यानी कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता है उससे उसका उन्हें बराबर आउटपुट नहीं मिल रहा है, यानी कि उसकी कीमत बराबर जो मार्केट में नहीं पे की जा रही है, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि क्लाइमेट के ऊपर, वेदर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है, कभी क़हत पड़ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इन्हें उधार पैसे देते हैं यानी कि क़र्ज़ देते हैं, ये लोग जो साहूकार से क़र्ज़ लेते हैं तो उसकी इन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्री ब्याज वगैरह की वजह से ये बहुत ज़्यादा क़र्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और रीपेमेंट ना करने की वजह से इन्हें बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं। उसकी वजह से हमने कई बार फार्मर्स सुसाइड केसेस वगैरह के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है और न्यूज़ पर हम सुनते आते हैं।
ये सारी चीज़ें यानी कि ये जो अभी मैं आपको फैक्टर्स गिना रही थी या बोल रही थी, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हुआ या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस, यानी कि जो डेबिट में आ जाते हैं ये लोग, कर्ज़ में आ जाते हैं, सॉरी क्रेडिट ये जो लेते हैं बैंक्स से, इसकी वजह से इनके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, इसकी वजह से जो सुसाइड केसेस होते हैं, फिर इसके बाद इनका जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है उसकी बराबर से उनको कीमत नहीं दी जाती। तो ऐसे कई फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ आ रहे हैं और शहर में इन्हें और ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशंस में रहना पड़ता है, यानी कि जिनका शहर में कोई भी मकान नहीं है या रहने की जगह नहीं है, तो वो पेवमेंट्स पर, फुटपाथ, सड़क के, हाईवेज़ के किनारों पर झोपड़ी डालकर रहेंगे, या फिर स्लम एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको किराया लगता है या जहाँ पर इनको कम पैसों में रहने की जगह मिल जाती है, ऐसी जगहों पर रहेंगे। अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहेंगे। जो इन्हें साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरा पानी, खाना जो इन्हें अपने गांव में मिल जाता था और आसानी से इन्हें मिल जाता था, उसका बिल्कुल रिवर्स कंडीशन वो शहर में आ जाता है। लेकिन रोज़गार की वजह से, रोज़गार के ज़्यादा मौक़ों की वजह से और थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल भर इन्हें काम या मज़दूरी या कहीं पर काम करने की वजह से या छोटा मोटा कोई कारोबार करने से इन्हें थ्रू आउट द ईयर जो पैसे मिल जाते हैं, उसकी वजह से लोग जो हैं वो शहरों में रहना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बिल्कुल एक हमें एक अलग सिचुएशन नज़र आएगी। ये जो चैप्टर है वो एक छोटा सा पीस है, यानी कि हम जिसे कहेंगे एक्सक्रिप्ट है, छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है जो मूंग ओवर माइक्रोचिप्स इस बुक से लिया गया है। मूंग ओवर माइक्रोचिप्स ये बुक वेंकटेश्वरन अय्यर ने लिखी थी, जिनकी पैदाइश 1966 में हुई। वेंकटेश्वरन अय्यर एक साइंस ग्रेजुएट है और ये IBM में, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एक अमेरिकन लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ये यहाँ पे IBM में एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे और इन्होंने, यानी कि ये ग्रेजुएट थे, IT इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत साल काम किया था और इन्होंने, इस शख्स ने 2004 में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्म पे काम करने के लिए इन्होंने अपनी IT जॉब जो है उसे छोड़ दिया। 17 इयर्स तक ये काम करते रहे और उसके बाद इन्होंने अपना करियर चेंज किया। हालांकि ये एक टेकी है, यानी कि जो टेक्निकल चीज़ों में जो इंटरेस्टेड होते हैं उसे हम टेकी कहते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि टेकी से इन्होंने फार्मर का प्रोफेशन इख्तियार किया। तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये जो इनका ट्रांजिशन था, ये इन्होंने जो मुंतकिल किया अपना करियर, ट्रांजिशन जो हुआ इनका एक IT प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मैनेजर से इन्होंने फार्मर जो बनने का इन्होंने जो फ़ैसला लिया और ये जो इन्होंने ट्रांजिशन किया, इसका इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी किताब मूंग ओवर माइक्रोचिप्स में लिखा है। यहाँ पे ये बताते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना इनके लिए कितना मुश्किल था, उसमें कितने न्यूमरस चैलेंजेस आए, कितने दुश्वारियाँ आई और कितने प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करना पड़ा। लेकिन इन्होंने अपना डिटर्मिनेशन, इन्होंने अपना इरादा बिल्कुल भी नहीं बदला, ये रेज़ोल्यूट रहे, यानी कि बिल्कुल इन्होंने चेंज नहीं किया। आज वेंकट अय्यर जो है ये कई लेक्चर्स डिलीवर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, ये लेक्चर्स डिलीवर करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ ये NGOs से मिलकर, ऑर्गेनिक फार्मर्स से मिलकर, NGOs से मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोपोगेट करते हैं, उसकी अफजाइश के लिए, उसको फैलाने के लिए ये काम करते हैं। और इनका ये मानना है कि
इनका ये कहना है कि हमें ज़मीन को ख़राब नहीं करना चाहिए, उसे रैवेज यानी कि उसे लूट नहीं लेना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें खेती करना है, लेकिन खेती करने के नाम पे हमें लैंड को लूटना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेंकट अय्यर का ये जो कहना है कि ensure that the land at least is not ravaged while you try to make a living out of agriculture। ऐसा क्यों कहना है इनका कि आप कोशिश ये करें, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ज़मीन को आपको रैवेज नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे एक पस मंज़र है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, यानी कि आपने 9th की बुक्स में, ज्योग्राफी के बुक्स में, हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा होगा आपने कि 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन नाम का एक इनकलाब हमारे हिंदुस्तान में आया था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन को इट वाज फाउंडेड बाय MS स्वामीनाथन। इस शख्स ने इसे शुरू किया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौर की बात है, जब व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब की बात है ये। तो ये क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन तो शुरू किया गया था बहुत एक अच्छे मकसद से, यानी कि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी कि उसे अपने लोगों का पेट, इंडिया को अपने लोगों का, अपने अवाम का पेट भरने के लिए फूड जो है बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से मंगवाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। तो हम यानी कि इसके लिए इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द फूड नीड, यानी कि जो हमारी खाने की ज़रूरत थी उसके लिए हमें दूसरे मुल्क की तरफ देखना पड़ता था, वहाँ से अनाज मंगवाना पड़ता था। और 1960s में ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसका मकसद ये था कि टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड फीड द मिलियन ऑफ माल नरिश्ड पीपल थ्रू आउट द नेशन। हिंदुस्तान में खाने का उपज बढ़े और हिंदुस्तान में जो कई मिलियन लोग माल नरिश्ड है, यानी कि जो बहुत कम जिनको खाना मिलता है, भरपेट खाना नहीं मिलता, माल नरिश्ड यानी कि जिन्हें अच्छी से जिन्हें ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, ऐसे कई भूखे लोगों का पेट भरना, ये सबसे पहला और बड़ा मकसद था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अवाम का पेट भरने वाला था या हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट होने वाला था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़, यानी कि ऐसे बीजों का इस्तेमाल हुआ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उग सके। सेकंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन में सेकंड चीज़ जो इस्तेमाल हुई वो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जैसे कि ट्रैक्टर्स का यूज़ होना, ट्रॉलीज़ का यूज़ होना, यानी कि मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल होना खेती करने के लिए। जो पहले कुड़ाल, पौड़ा या पहले जो इंसान मतलब 4 दिन जिससे काम करने के लिए लग जाते थे, यानी कि ज़मीन ना करने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए, बीज बोने के लिए, तो ये सारे काम करने के लिए मशीन्स का यूज़ होने लगा। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम, यानी कि खेतों की सिंचाई की गई, ड्रिप सिस्टम लगाना या कैनाल्स बनाना या कई अलग अलग मेथड्स से, कई अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके ज़मीन की पानी की सिंचाई, इसको हम कहेंगे पानी की सिंचाई को इरिगेशन। तो इरिगेशन नेटवर्क का बनाना वाया कैनाल्स बोलिए या विद इन द फार्म अलग अलग ड्रिप सिस्टम वगैरह के, बोरवेल्स के खोदने से और कई सिस्टम लगाने से। इसके बाद फिर ग्रीन रेवोल्यूशन में और क्या यूज़ होने लगा, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स के अलावा, ट्रैक्टर्स के अलावा, इरिगेशन नेटवर्क के अलावा और क्या मेजर एक चेंज आया, वो ये कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। यानी कि
पेड़ों को कीटाणु से बचाने के लिए और उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, हाई यील्डिंग के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होने लगा। तो हम देखते हैं कि एक वक्त तक तो ये बहुत कारआमद साबित हुआ, यानी कि हमारे इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ गया, वीट प्रोडक्शन स्पेशली राइस प्रोडक्शन हमारे इंडिया का बढ़ गया और हमें बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं इसका एक सोशो इकोनॉमिक एंड हेल्थ लेवल पर बहुत मुज़ीर, बहुत इसके इल इफ़ेक्ट्स दिखने लगे। आज हम अगर से इसके इल इफ़ेक्ट्स काउंट करेंगे तो वो ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास हाइब्रिड्स जो इस्तेमाल होने लगे, हाँ, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी तैयार करने के लिए ये क्रॉप्स के सीड्स को, यानी कि रिसर्च के ज़रिए कई वैरायटीज़ में उसमें कई सारे म्यूटेशंस, कई सारी चेंजेस लाकर जो नए बीज तैयार हुए, यानी कि हाइब्रिड वैरायटीज़ जो तैयार हुई, तो ओरिजिनली जो इंडिया के जो ओरिजिनल सीड्स हुआ करते थे, यानी कि हर एरिया के हिसाब से वहाँ की जो बेसिकली वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो वहाँ पे सीड्स पैदा हुआ करते थे, वो सीड्स पूरी तरह से मिट गए या ख़त्म हो गए। आज वो सीड्स मौजूद नहीं हैं। सेकेंड ये कि हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के यूज़ से इन केमिकल के ट्रेसेस हमारे खाने में आने लगे और इसकी वजह से मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं हर तरफ शुरू हो गए। यानी कि हम वन ऑफ द मेजर रीज़न वाई कैंसर इज़ इंक्रीजिंग इज़ ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन आवर फूड में डायरेक्टली नहीं आ रहा है वो, बट व्हेन यू ग्रो क्रॉप, व्हेन यू ग्रो प्लांट्स या फ्रूट, तो उसमें जो आप छिड़क रहे हैं केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो उसके ट्रेसेस डायरेक्टली वो फूड में या फल में या फूल में आ रहे हैं जो आप खा रहे हैं और उससे आपके बॉडी में वो केमिकल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और आपको कई मल्टीपल आपको डिसीज़ेस हो रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो इल इफ़ेक्ट हुआ है इस चीज़ का वो है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स की वजह से लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है। ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो रहा है, ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म हो रहा है, ज़मीन के अंदर हर बार ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल डालना पड़ रहा है ताकि जो आपने बोया है उसका प्रॉपर आउटपुट आ सके, क्योंकि आपने उसको ओवर यूज़ कर रखा है, लैंड को ओवर यूज़ कर रखा है और उसमें बार बार आप केमिकल डालते जा रहे हैं, तो यानी कि सॉइल की क्वालिटी है वो जो दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। इसके बाद आपका जो इरिगेशन नेटवर्क है उसकी वजह से आप देखते हैं, यानी कि आप इरिगेशन हर जगह कर रहे हैं, यानी कि सिंचाई हर जगह हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड को भी कट कर कर आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे हैं और उस एग्रीकल्चरल लैंड की वजह से फॉरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। फॉरेस्ट जब ख़त्म हो रहा है तो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट में तब्दीली आ रही है। जब बड़े बड़े दरख्त नहीं होंगे, बड़ी पहाड़ या चट्टान नहीं होंगे, तो जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द लैंड है वो ख़त्म होती जा रही है। तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इस रेवोल्यूशन की वजह से आए हैं। नो डाउट इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया है, नो डाउट इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? भाई किस कीमत पर ये सब हम पा रहे हैं? एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ, at the cost of damage of our soils यानी कि सॉइल की क्वालिटी आपकी एक बार ख़राब हो गई तो यू कांट रिपेयर इट वेरी इजीली। आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है तो यू कांट बाय हेल्थ, आपको सेहत नहीं मिल सकती। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारे मसाइल की वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में फिर से एक रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ है और ये रिवर्स ट्रेंड जो है इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुदरती काश्तकारी। कुदरती काश्तकारी में ये होता है कि आप कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते,
जहाँ पे जैसा मौसम है, जैसी आबो हवा है, जैसी मिट्टी है, उस सॉइल में जो उग सकता है वही चीज़ आप उगाते हैं यूजिंग नेचुरल थिंग्स एंड नेचुरल मेथड्स। यानी कि आपको खाद भी डालनी है तो कुदरती खाद डालेंगे, अगर से कीड़े मकोड़े या फिर पेस्ट्स जिसे हम कहते हैं वो भगाना है तो भी आप कुदरती ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ऐसी कोई अशिया इसका इस्तेमाल नहीं होगा जिसे हम केमिकल कहते हैं और जो सॉइल को ख़राब करती है। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं कि वेंकट अय्यर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये जो एक मिसकंसेप्शन था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उपज ज़्यादा नहीं होती और ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत मेहनत का काम है, ये हम नहीं कर सकते, ये सारे जो मिथ्स है, ये सारी जो एक मनगढ़ंत बातें हैं, वो सारी मनगढ़ंत बातें, ये सारे मिथ्स जो है वो हमारे ब्रेक हो रहे हैं इस चैप्टर में। वेंकट अय्यर के एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ easy and it gives you a lot of production, but you have to work on it. It takes lot of hard work. हार्ड वर्क हर जगह लगता है, मेहनत आपको हर जगह करनी है, लेकिन इस हार्ड वर्क का नतीजा भी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने जो बेसिक वैरायटी है यानी कि सीड्स की हाइब्रिड वैरायटी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब जो हाइब्रिड्स होते हैं, हाइब्रिड्स को हम देखते हैं कि भले उससे अनाज बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन आप जब हाइब्रिड बीज ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो इट आस्क्स फॉर मोर वाटर, उसको पानी बहुत चाहिए होता है, यानी कि फसल उगाने के लिए हमें पानी बहुत चाहिए होता है। उसके बाद उसको फर्टिलाइज़र्स बहुत डालना पड़ता है, यानी कि उसको इनपुट बहुत लगता है। फर्टिलाइज़र्स, खाद का खर्चा बढ़ जाता है। जब खाद का खर्चा बढ़ता है तो किसान क्या करते हैं, क़र्ज़ लेकर खाद ख़रीदते हैं, और जब वो क़र्ज़ अदा नहीं कर पाते तो फिर क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं। जब क़र्ज़ माउंट होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो सुसाइड केसेस आते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स का इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है हाइब्रिड वैरायटी में। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी हम देखते हैं जो बेसिक वैरायटी होती हैं, जो यानी कि लोकल वैरायटी होती हैं, जो हाइब्रिड नहीं होती है, उसमें हम देखते हैं ये बहुत सख्त जान होती है, मजबूत होती हैं, उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उनको कीड़ जल्दी लगता है। और अगर से वेदर कंडीशंस कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि बहुत सख्त गर्मी आ जाती है या बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है, तो ये वैरायटी सरवाइव कर जाती है, ये वैरायटी ख़राब नहीं होती है, ज़िंदा रह जाती है। और इनका जो स्टोरेज पीरियड होता है, यानी कि ये फसल उग के निकलने के बाद भी इनको ज़ख़ीरा जो हम करके रखते हैं, तो कई दिनों तक, कई सालों तक ये बहुत अच्छे से रहती है, ना उसे कीड़ खाता है ना वो ख़राब होती है। जबकि हाइब्रिड वैरायटी में हम देखेंगे कि वो बहुत जल्दी, उसमें अनाज में कीड़ भी लग जाता है, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम वेंकट अय्यर के एक्सपीरियंस से इस सबक में जान सकते हैं। वेंकट अय्यर का एक्सपीरियंस हम पढ़ेंगे। कहता है कि 2004 में, अप्रैल 2004 में उसकी वेंकट अय्यर की पहली फसल आई थी। मूंग के खेत में ये खड़ा था और सुबह का वक्त था, सूरज निकला हुआ था, पूरा आसमान ऑरेंज हो चुका था और ज़मीन पर नमी थी, पत्ते शबनम की वजह से चमक रहे थे और नंगे पैर ये उसमें अपने खेत में खड़ा था और अपने खेत में जिंजरली चल रहा था। चल रहा था यानी कि वेरी कॉशियसली, बहुत एहतियात से चल रहा था, हर एक पौधे का मायना करते हुए। बहुत सारे मूंग के फॉइलेज यानी कि पत्ते और पौधे और झाड़, इसको हम कहते हैं फॉइलेज। बहुत घना मूंग का फॉइलेज आया हुआ था और साइडों से चीकू के झाड़ लगे हुए थे और अपनी फसल को देखकर और फसल पे लगे हुए
पॉड्स, पॉड्स यानी कि बोंडे जिसे हम कहेंगे, मूंग के जो पॉड्स है, ग्रीन पॉड्स जो हैंग कर रहे थे, जो पक गए, जो अभी पके नहीं थे, उसे देखकर इसे बड़ी तस्कीन मिली और ये बहुत ही एक्सिलरेटेड फील कर रहा था, यानी कि बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही हैप्पी था, बहुत खुश था अपनी इस फसल को देखकर। और इस खेत के दरमियान में इसका एक इसने घर बनाया हुआ था, खेत के बिल्कुल दरमियान में, हरियाली के दरमियान में इसने घर बनाया हुआ था। और इसे ये बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसकी खुद की जगह है और ये इसकी खुद की पहली फसल है। हालांकि जब इन्होंने ज़मीन के पैसे अदा किए तब इनके जहन में बिल्कुल ये नहीं था कि ये मूंग पेरने वाले हैं। वेंकट अय्यर को बिल्कुल मतलब जहन में भी ये बात नहीं आई थी कि मुझे मूंग लगाना है। लेकिन जिस ब्रोकर ने इन्हें ये ज़मीन दिलाई थी, उस ब्रोकर के बहुत इसरार करने पर, उन्होंने कहा, ब्रोकर ने इसरार किया कि ये मूंग पेरने का टाइम है और आप बिल्कुल अब मूंग पेर लो। गुजरात में, यानी कि ये तो महाराष्ट्र की बात है, ये खेत जो है वो पेठ विलेज, धनऊ तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट से लगकर जो स्टेट है गुजरात में आपको मूंग की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, जिसके पेरने से आपकी फसल बहुत अच्छी आएगी। तो मोरू दादा के इसरार पर, मोरू दादा जो ब्रोकर है जिसने वेंकट अय्यर को ज़मीन दिलाई है, उसके इसरार पर वेंकट अय्यर ने पास के स्टेट गुजरात से जाकर 10 किलो मूंग लेकर आ गया और फिर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सारे खेत से मूंग पेर दी। और थोड़े ही दिनों में वो मूंग के पौधे निकलने लगे और उन पौधों को देखकर ये बहुत ही खुश होने लगा, बहुत उसे खुशी हुई। ऐसी खुशी जब हुई जैसे बचपन में इसे हुई थी, जब उसने अपने रेलवे क्वार्टर्स के घर, विले पार्ले मुंबई में जो इनका रेलवे क्वार्टर में घर था, वहाँ पे जब इन्होंने हिबिस्कस का पौधा लगाया था, यानी कि क्या कहते हैं हिबिस्कस को, एक रेड कलर का फ्लावर आता है, शू फ्लावर जिसे हम कहते हैं इजी लैंग्वेज में, गुडेल का फूल का झाड़ जो लगा, गुडेल का झाड़ जो लगाया था, तो उसको जब बचपन में इन्होंने जो झाड़ लगाया था, तो पौधे पे जैसे फूल आने के बाद, बाहर आने के बाद जैसी खुशी हुई थी वेंकट अय्यर को बचपन में, बिल्कुल वैसी ही खुशी अब मूंग के पौधे निकलने पर वेंकट अय्यर को महसूस होने लगी। जब पौधे थोड़े बड़े हो गए तो मोरू दादा ने कहा कि चलिए अब हमें इस पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना है, यानी कि कीड़े वगैरह न लगे, इसलिए हमें इसे दवा का छिड़काव करना है। तो वेंकट अय्यर कहता है कि नहीं, मैं अपने फसल पर बिल्कुल केमिकल्स का छिड़काव नहीं करूँगा। मोरू दादा चौंक गए कि ऐसे कैसे, बिना केमिकल के छिड़काव के, बिना कीटाणु के छिड़काव के, बिना पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के फसल कैसे उगेगी। इतना वो हैरान हुआ जैसे कि किसी ने उन्हें हराकीरी करने के लिए कहा। हराकीरी यानी क्या? हराकीरी यानी कि एक तरीक़ा जिसमें अपने पेट को खुद तलवार से काट दिया जाता है। अ फॉर्मल वे ऑफ किलिंग योर सेल्फ बाय कटिंग ओपन योर स्टमक, इसे हराकीरी कहा जाता है, यानी कि एक तरीक़ा जिसमें अपने ही पेट को काट कर अपने आप को मार दिया जाता है। तो ऐसे जैसे किसी ने उनसे जान लेने के लिए कहा, वैसा वो चौंक गए कि अरे भाई, खेत में अगर से छिड़काव नहीं करेंगे तो फसल कैसे उगेगी। तो ये एक मिथ है, यानी कि ये एक भ्रम बन गया है। लोग, फार्मर्स को ये लगता है कि भाई हम केमिकल्स नहीं डालेंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे तो फसल नहीं आएगी। लेकिन ये जो है ये गलत है। ये बात को साबित कर रहे हैं वेंकट अय्यर। वो एडमेंट रहे, वो अपने बात पर मजबूत रहे कि नहीं, मुझे तो मेरे फसल पर कोई केमिकल का छिड़काव नहीं करना है, चाहे जितनी भी फसल आए, जैसी भी आए, मुझे बिना केमिकल्स के ही फसल चाहिए। सभी लोगों ने इन्हें समझाया कि आपकी फसल कम आएगी, ख़राब आएगी, अच्छी नहीं होगी, कीड़ खा लेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। और जब फसल निकालने का टाइम आया तो क्या देखा ये लोगों ने, क्या इनका प्रोडक्शन हुआ। 10, आपने पहले सुना है कि 10 किलोग्राम, 10 kgs ऑफ मूंग इन्होंने पेरने के लिए लाई थी। तो आउट ऑफ 10 kgs ऑफ मूंग दे हैव प्रोड्यूस्ड 300 किलोग्राम्स। 10 किलो से इनकी जो फसल उगी वो 300 किलोग्राम इन्होंने मूंग काटी इन्होंने खेत से। तो इस बात से वेंकट अय्यर को ये यकीन आ गया कि लैंड वॉज फर्टाइल,
and that it was possible to grow crops without chemicals. It was a moral booster. अपने इस एक्सपेरिमेंट का, अपने इस हिम्मत का, धाड़स का उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा नतीजा मिला और इस बात से ये प्रूव हो गया, ये साबित हो गया दूसरे गांव वालों पर भी, आसपास के लोगों पर भी, कि बिना केमिकल के भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है और ज़मीन जो है वो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है, ज़मीन को केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, एक मॉरल बूस्टर था। तो ये तो रहा वेंकट अय्यर का फर्स्ट एक्सपीरियंस। सेकेंड एक्सपीरियंस ये कहता है कि पहले साल तो चावल पेरने का सीज़न ख़त्म हो चुका था, यानी कि ये लोग चावल पेरने के लिए लेट हो गए थे, इसीलिए इन्हें GR वैरायटी, यानी कि ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है चावल की, और इन्होंने क्योंकि देर हो चुकी थी इसलिए इन्होंने GR वैरायटी अपने खेत में पेर ली। और क्योंकि हाइब्रिड जो है वो कम वक्त में जल्दी फसल निकल आती है, इसीलिए भी लोग हाइब्रिड वैरायटी का यूज़ करते हैं। तो वहाँ का जो ऑफिसर था, यानी कि पेठ विलेज में जो वहाँ के कस्बे का ऑफिसर था, कोसाब इस एरिया का जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर था, उन्होंने GR4 वैरायटी पेरने की इन्हें वेंकट अय्यर को राय दी। लेकिन वेंकट अय्यर ने डिसाइड किया कि अगले साल, यानी कि आने वाले साल, आइंदा साल, ये लोग कुछ रिवायती किस्म के गेहूँ, यानी कि पुराने ज़माने में जो गेहूँ उगाए जाते थे, ट्रेडिशनल जो गेहूँ उगाए जाते थे, तो वही गेहूँ उगाएंगे, वही चावल उगाएंगे, पुराने ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस ही उगाएंगे। अब ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइसेस के बारे में ये बहुत कम जानते थे, लेकिन इन्होंने पढ़ रखा था अपने कई सारे मालूमाती किताबों में वगैरह, इन्होंने पढ़ रखा था कि जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती है, यानी कि जो बेसिक क्वालिटी जो होती है, जो हाइब्रिड नहीं होती है, उसको बहुत कम इनपुट्स लगते हैं, यानी कि दे डिड नॉट रिक्वायर वेरी हाई इनपुट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड दीज वेराइटीज़ आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेड पेस्ट्स। यानी कि जो बेसिक ट्रेडिशनल, जो नॉन हाइब्रिड, जो बीजों की जो क्वालिटी होती है, इसमें फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत मज़बूत किस्म के होते हैं और इन्हें कीड़ भी जल्दी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये तय कर लिया कि मैं इसी तरह के पुराने किस्म के ही चावल उगाऊंगा जिसमें बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। और जो इनका मूंग उगाने का पिछले साल का जो एक्सपीरियंस रहा, इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे सबक सीखे और इन्होंने तय किया कि ये हाइब्रिड वैरायटी नहीं उगाएंगे, ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस उगाएंगे। चलिए हम आगे का सबक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।